हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक पे लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट की जानकारी प्राप्त की थी। आज सबसे पहले नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको उन सारे टॉपिक्स पे एक बार फोकस करना चाहूंगा जो इस पूरे इम्यूनोलॉजी सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी इम्यूनोलॉजी सेशन की वो है आपकी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बाद हम पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल कैसे हमें फॉरेन पार्टिकल्स से बचाती है। एक सेल डायरेक्टली फॉरेन पार्टिकल्स पे यहाँ एक्शन लेगी, इसके बारे में काफी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, इस प्रोसेस में एंटीबॉडी एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से हमारी डिफेंस सिस्टम हमें फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रोब से प्रोटेक्ट करेगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इसका जिक्र मैंने पिछले क्लास में कर लिया था। एक ह्यूमन फिगर भी बनाया था मैंने, और उसमें सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी मैंने आपको दिखाए थे, जो कि आपका ऐसा पार्ट होता है बॉडी का जहां पे ये इम्यून सेल्स को ट्रेन किया जाता है, वहां पे उनकी ओरिजिनेशन होती है, और उसके बाद वो वहां से निकल के पेरिफेरल ब्लड वेसल में जाकर आपको प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। तो इसके बारे में भी हम लोग अब एक एक करके डिटेल उसमें पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग आएंगे इम्यून सेल्स। पिछले क्लास में मैंने इम्यून सेल्स का भी जिक्र किया था, खास तौर पे उन WBC सेल्स का जिक्र किया था जो WBC सेल्स हमारी इम्यून सिस्टम में वर्क करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने मोनोसाइट, बी सेल, टी सेल, टी हेल्पर सेल 1, 2, नेचुरल किलर सेल, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज, ये सारी चीजें मैंने उस दिन बोर्ड पे आपको बना के दिखाया था। उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे कि एक एक पार्टिकुलर सेल का क्या क्या फंक्शन है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे हमारी प्रोटेक्शन करता है। देन आफ्टर हम लोग एंटीजन और सुपर एंटीजन। एंटीजन सुपर एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल्स जिसके खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करती है, उस फॉरेन पार्टिकल्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसा होता है, किस तरह से हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करती है, कैसे वो हमें डैमेज करता है। तो हम लोग एंटीजन और सुपर एंटीजन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाले क्लासेस में। देन आफ्टर हम लोग आते हैं एंटीबॉडी और उसकी डायवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जस्ट ऊपर कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बनाकर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कैसा दिखता है, कितने प्रकार का होता है, और कैसे हमारा वो विभिन्न प्रकार का बन जाता है बॉडी में, ताकि डिफरेंट टाइप के माइक्रोब से हमारी प्रोटेक्शन की जाए, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग एक एंटीबॉडी कैसे एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके हमारे WBCs को हेल्प करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे इस चैप्टर में। देन इसके बाद एक आता है कंप्लीमेंट सिस्टम। ध्यान रहे बेटा, क्या होता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सेल यानी WBC स्पेशल फैगोसाइटिक सेल्स माइक्रोब्स को किल करती हैं, उसको इंगल्फ करके आपकी बॉडी की प्रोटेक्ट करती हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि वो एंटीबॉडी बनाकर एंटीजेंस का खात्मा कराती है। लेकिन इन दोनों मैकेनिज्म के होने के बावजूद हमारा इम्यून सिस्टम कहीं कहीं पे फेल मार जाता है और इन्फेक्शंस को 100% कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ब्लड में एक अलग से सिस्टम भी पाई जाती है जो कि प्रोटीन्स का होता है, जो कि कैस्केड मैनर में वर्क करते हैं, और उन्हें कहा जाता है कंप्लीमेंट सिस्टम। इसमें 20 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो एक साथ कैस्केड मैनर में एक्शन लेती हैं और माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती है। ओके, देन नेचुरल किलर सेल्स कैसे फेगोसाइटोसिस करता है, कैसे माइक्रोब्स को किल करता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर आप जानते हैं एड्स के बारे में। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जाहिर सी बात है यहाँ इम्यून सिस्टम की बात होने वाली है, यानी कि एड्स का जो वायरस है HIV, वो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। अक्सर कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन कई तरह के होते हैं,
क्यों होते हैं, कैसे उसे क्योर किया जा सकता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हम लोग इम्यूनाइजेशन, आपने सबने सुना होगा कि हम लोग टीकाकरण करते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि वो एक्टिव हो जाए पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, ताकि फ्यूचर में वो एंटीजन अगर रियली आपके बॉडी में आए तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से उससे डील करे एक लर्नड मैनर में, एक ट्रेंड मैनर में। तो वो सारा चीज कैसे होता है इम्यूनाइजेशन, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। और कौन कौन से पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा चुका है किसी पार्टिकुलर और स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, वो सब भी एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव लेक्चर हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि कैसे दो डिफरेंट सेल्स को मिक्स करके, दो डिफरेंट सेल्स की प्रॉपर्टी को मिक्स करके एक हाइब्रिड सेल बनाया जाता है, और इसको बनाने के पीछे मेन उद्देश्य होता है कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी हम यहीं पे देखेंगे। देन आफ्टर हम लोगों ने सुना होगा या आपने भी सुना होगा कि जब किसी के बॉडी में से हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी किसी की किडनी फॉर एग्जांपल लेके हम किसी दूसरे अनहेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, कई बार ये मैटर रिजेक्ट कर जाता है। रिजेक्शन के पीछे भी कारण आपकी इम्यून सिस्टम होती है। यदि ऑर्गन किसी का हम लेके दूसरे बॉडी के ऑर्गन में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम, जिसके बॉडी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी रिसिपिएंट बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये ऑर्गन एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारा ट्रांसप्लांटेशन बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें ये सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि आखिर हमारी इम्यून सेल्स, रिसिपिएंट बॉडी की इम्यून सेल्स किस ऑर्गन को एक्सेप्ट करेगी और किस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यदि वो नहीं कर पा रही है तो क्या पॉसिबल वेज हैं कि हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए प्रेस कर सकते हैं, उसे मजबूर कर सकते हैं, ताकि हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस हो सके। तो ये सारा चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा विवरण दिया जिसमें आपको क्या क्या चैप्टर्स इस पूरे इम्यूनोलॉजी सेशन में बताए जाएंगे। एक के बाद एक लेक्चर वीडियो बनेगी जो आपको दिया जाएगा और आप उसे अटेंड कीजिएगा। तो चलिए अब इसी क्रम में हम आगे चालू करते हैं अपना आज का चैप्टर, और आज का चैप्टर है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इम्यूनिटी कैसे उत्पन्न होती है उसके आधार पे हम लोग इम्यूनिटी का प्रकार पढ़ेंगे। देखिए इम्यूनिटी जो है खास तौर पे ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार मतलब ये एक जन्मजात और एक हमारे जन्म के पश्चात। देखिए हमारा जब शरीर का निर्माण होता है तो हम अपने मदर के यूटेरस में होते हैं। 9 मंथ वहां पे हमारा कल्चर होता है, मदर हमें फीड करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं बॉडी से बाहर मदर के, तो पूरे वातावरण के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो हमारे बॉडी पे टूट पड़ते हैं हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारी बॉडी में जो भी स्टोर मटेरियल है उसे खाने के लिए। अगर जाहिर सी बात है वो हमारे बॉडी पे अटैक करेंगे, हमारे बॉडी के स्टोर मटेरियल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन को खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हम डैमेज हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है वो हमारी बॉडी में ना घुसे, हमारी बॉडी में एंट्री ना हो, उसके लिए भी क्या है हमारे पास एक व्यवस्था है जो हमें जन्मजात मिलती है। जन्म के बाद हम उसे डेवलप नहीं करते, ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। और ये जो प्रोटेक्शन होगा, ये प्रोटेक्शन किसी स्पेशल कीटाणु के खिलाफ नहीं होगा, ये जितने भी इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स होंगे, जितने भी एक्सटर्नल मैटर्स होंगे जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन सब से हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम दिया है इनेट, यानी कि बाय बर्थ हमें ये मिलता है। उसी का इनबॉर्न भी नाम है इनहेरेंट, क्योंकि हमारे माता पिता से हमें ये प्राप्त हो रहा है। और इसे नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि एक स्पेशल कीटाणु के खिलाफ ये प्रोटेक्शन नहीं होगा, ये प्रोटेक्शन हर प्रकार के कीटाणु के खिलाफ होगा और हर प्रकार के कीटाणु और माइक्रोब से आपकी रक्षा करेगा। ओके, इसके बाद अगर हम दूसरे पहलू पे देखें तो वो है आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? एडेप्टिव इम्यूनिटी जैसे हमारा बर्थ हो जा रहा है तो जन्म होने के बाद हमें, जब हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रोब से कांटेक्ट में आते हैं तो उन माइक्रोब्स को डिफीट करने के लिए हमारी बॉडी एक नया टेक्निक लगाती है। हमारा डिफेंस सिस्टम एक नए तरीके से उसको डिफीट करने की कोशिश करता है। तो ये चीजें हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो लर्न करती है।
कब? जब उस पार्टिकुलर एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, उसके खिलाफ वो एक्शन लेना सीखती है। और यहां पे हमारी बॉडी लर्न कर रही है, सीख रही है, अपने अंदर वो क्षमता ला रही है, इसलिए इसे एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम लोगों ने नॉन इनहेरेंट इसलिए कहा क्योंकि हमें ये पेरेंट्स से प्राप्त नहीं हो रहा है कैरेक्टर। और अगर इसे स्पेसिफिक है तो यहां बात एकदम स्पष्ट कर दूं आपको, अगर कोई पार्टिकुलर वायरस या मान लीजिए कि आपको कॉमन कोल्ड का वायरस रियो वायरस आपके बॉडी में आ गया, तो आपकी अगर इम्यून सिस्टम उस रियो वायरस से फाइट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाती, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करती है, तो वो क्वालिटी सिर्फ रियो वायरस से ही आपको बचाएगा। अगर पोलियो का वायरस आ जाता है, अगर एचआईवी का वायरस आ जाता है, तो अब वो जो क्वालिटी डेवलप किया था इम्यून सिस्टम ने, वो बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो सकता किसी भी पोलियो वायरस के खिलाफ, किसी भी एचआईवी वायरस के खिलाफ, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। यानी कि ये स्पेसिफिक है, आपकी बॉडी ये जो क्षमता डेवलप करती है, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करती है, ये खास तौर पे ये स्पेसिफिक है। जैसे हर ताले की एक स्पेशल चाबी होती, वैसे ही हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेशल तरीके से उसको किल करने का टेक्निक डेवलप होती है, जिसे हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे एंटीबॉडी कैसे डेवलप होता है। ओके, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं, एक्वायर्ड या आपका नॉन इनहेरेंट या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की। आखिर हमें जन्म के साथ साथ क्या क्या नया कैरेक्टर मिला है, कौन सी प्रोटेक्शन करने के लिए व्यवस्था मिली है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल बैरियर और इंटरनल बैरियर की बात करते हैं। तो आपको एक्सटर्नल बैरियर इंटरनल बैरियर समझने से पहले यह समझना होगा कि आपकी बॉडी के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और आपकी बॉडी के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपकी इस बॉडी को छोड़कर जितनी भी पदार्थ हैं आसपास की, इवन यूनिवर्स में, वो सब आपके बॉडी के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इतना ही नहीं, आपके माउथ से लेके एनस तक का जो पाथवे है, एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे, वो सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आपका जो ईयर कैनल है वहां भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एल्वेलाई तक, वो सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा। आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है वहां भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ये सब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और जब आप ब्लड पाइप में एंट्री करते हैं, ब्लड पाइप के अंदर, रक्त की नलिकाओं के भीतर, टिश्यू फ्लूइड में या सेल के अंदर, तो वहां से इंटरनल एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। तो आपको यह समझना होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल कहां से कहां होता है, तभी तो आप समझ पाएंगे एक्सटर्नल बैरियर क्या है और इंटरनल बैरियर क्या है। तो चलिए अब सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं फटाफट कि एक्सटर्नल बैरियर कहां पे होगा। जाहिर सी बात है कि बॉडी का वह लेयर जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंट करता है, वहीं पे इस बैरियर की जरूरत होगी हमें। तो जाहिर सी बात है बैरियर हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन। हमारी बॉडी में आप देख सकते हैं स्किन होता है और पूरी बॉडी को कवर करता है। ये स्किन एक तरफ से बाउंड्री है हमारे बॉडी के लिए, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। इसके अलावा अब जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत सारे माइक्रोब्स और पैथोजेंस, ये सब हमारे बाउंड्री पे आके टकराते होंगे या वहां पे बैठ जाते होंगे और कोशिश करते होंगे कि उस बाउंड्री को क्रॉस करके हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में एंट्री कर जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ऐसी बात है, अगर वो एंट्री करना चाहता है तो हमारी बैरियर भी मजबूत होगी, हमारी बैरियर में भी ऐसी कैपेसिटी होगी जो उसको बाहर ही रोक के रखेगा, अंदर एंट्री करने से रोक देगा। तो आइए वो जानते हैं कि हमारा जो बैरियर है, हमारी जो स्किन है, जो वॉल की तरह हमारे प्रोटेक्शन कर रही है, एक्सटर्नल माइक्रोब्स को एंट्री करने से रोक रही, उसमें क्या क्या ऐसी क्वालिटी नेचर ने दी है जिसकी बदौलत वो हमारी प्रोटेक्शन कर पा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। स्किन में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं हम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बाहर वाली लेयर स्किन की होती है उसमें बहुत ज्यादा केराटिन प्रोटीन जमा किया जाता है, यानी डिपॉजिटेड होता है। अब सवाल बनता है कि केराटिन प्रोटीन क्या है। तो केराटिन प्रोटीन एक फाइब्रस टाइप का प्रोटीन होता है जो हाईली रेसिस्टेबल होता है आपके किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, और ये केराटिन के जमा होने से एक हार्ड लेयर डेवलप होती है जिसको क्रॉस करना किसी भी माइक्रोब्स की बस की बात नहीं है। तो आपके स्किन के ऊपरी त्वचा पे, बाह्य त्वचा पे
केराटिन की परत जमा हो रखी है, यानी कि उसमें केराटिन की प्रोटीन बहुत ज्यादा बनाया जा चुका है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसकी बॉडी के हर पार्ट सॉफ्ट होते हैं, वो हाथ पैर नाक मुंह आंख कान सब सॉफ्ट होता है। लेकिन जब बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना हो जाता है, तो 6 महीना होने के बाद में वो क्या करता है, अपने घुटनों और हाथ के तले के माध्यम से वो मां बन के चलना शुरू करता है। जिस दिन वह स्टार्ट करता है ये कार्य, उस दिन उसकी हाथ की जो हथेली है वह फर्श के साथ घर्षण करती है, यानी फ्रिक्शन करती है, जिसमें पूरे चांसेस होते हैं कि उसकी हथेली के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, उसकी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, क्योंकि स्किन फटी तो माइक्रोब्स एंट्री कर जाएंगे, फिर बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए ये जो आपकी पाम है हथेली, इसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक इसी तरह से जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके पैर के तले में भी केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, ताकि क्योंकि वो फ्रिक्शन होगा, ये तो कंफर्म है। जैसे आप कोई चीज उठाएंगे भी तो अपने पाम से उठाते हैं, तो इसमें घर्षण होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, इसके फटने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये फटता है? पॉसिबल ही नहीं है, इतना आसानी से नहीं फटता है। ये बहुत मजबूत है, भारी से भारी चीज हम इससे पकड़ के उठा सकते हैं। यहाँ पे हार्डनेस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ मजबूती है। तो आप खुद सोचिए कि ये मजबूती केराटिन के कारण आई है, तो क्या कोई माइक्रोब्स इसको क्रॉस कर पाएगा? इम्पॉसिबल, कोई माइक्रोब्स इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब तक ये कट ना जाए तब तक किसी माइक्रोब्स को एंट्री अलाउड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो स्किन की ऊपरी लेयर है एपिडर्मिस, उस पे केराटिनाइजेशन हो रखा है, जो फॉरेनर को एंट्री करने से रोक रहा है। अगर हम बात करें आपके बॉडी की और हिस्सों की, जैसे आईज, तो हमारी आंख के ऊपर भी एपिडर्मिस है। लेकिन सवाल यह कि अगर वो एपिडर्मिस इस तरह की होती, त्वचा की तरह इस तरह की, जैसे हाथ में है, तो यह अपाकी हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, कोई भी प्रकाश हमारी आंखों में नहीं जाएगी और हम नहीं देख पाएंगे इस दुनिया को, हम अंधे हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए नेचर ने क्या किया, जो आपकी कॉर्निया बन रही थी उसको पतला करना शुरू किया। पतला करना शुरू किया मतलब कि उसको ट्रांसपेरेंट बनाना था। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर उसको पतला करेगी तो जाहिर सी बात है वो कमजोर होगी, और जब कमजोर होगी तो कभी भी रप्चर करेगी तो वायरस या माइक्रोब्स बड़ी आसानी से एंट्री कर जाएंगे। इन सब चीजों से बचाने के लिए आपके कॉर्निया में मजबूती लाना जरूरी था, और उसके लिए उसे ट्रांसपेरेंट भी बनाना था। तो इन दोनों कार्य के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और मजबूती के लिए, आपके कॉर्निया में केराटिन की डिपोजिशन हो गई। इससे दोनों फायदे हो गए कि एक कॉर्निया मजबूत परत बन गई, जिससे कि कोई भी माइक्रोब्स क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता, और दूसरा क्या, दूसरा ये कि वो ट्रांसपेरेंट हो गई, आसानी से आपके आईज में लाइट जा सकता है और आप इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। तो ये है आपकी व्यवस्था बॉडी की, वो आंखों से भी बैक्टीरिया या वायरस को जाने से रोकता है, और वहां सबसे पहला बाउंड्री है कॉर्निया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी स्किन में और भी व्यवस्थाएं हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी खतरनाक एनवायरनमेंट में हम लोग आ जाते हैं और लगता है कि 24 घंटा अनलिमिटेड टाइम तक पूरे माइक्रोब्स प्रयास करते रहते हैं कि हम बॉडी के अंदर घुस जाएं और उसका सारा मटेरियल यूटिलाइज करें, उसे डैमेज कर दें। तो यहां पे बॉडी को हर पल हर सेकेंड अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अनलिमिटेड टाइम तक। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन जरूरी है। तो स्किन ने एक और चीज डेवलप किया है, एंड दैट इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना, यानी स्वेद ग्रंथियां, इसमें से आपकी पसीने निकलते हैं। अब आपने टेस्ट किया होगा कभी, पसीना नमकीन होता है, जाहिर सी बात है कोई चीज नमकीन है तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर नमक होगा। अब आपने एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कि आप आम का अचार लगाने जा रहे हैं, तो मम्मी लोग जो होती हैं वो क्या करती हैं, आम को काट के छोटे छोटे पीस कर देती हैं। तो जब कच्चा आम काट के छोटे छोटे पीस करती है तो उसमें वाटर की मात्रा काफी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद उसको मम्मी क्या करती है, नमक में मिक्स करके, हल्दी में मिक्स करके उसे धूप में डाल देती है। आपने देखा होगा कि अगर यह 2-4 घंटा 10 घंटा करने के बाद वहां पे क्या होता है, डब्बे के अंदर पानी निकल आता है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जब नमक में हमने आम के टुकड़ों को डाला तो आम के टुकड़ों के अंदर से पानी को नमक ने बाहर खींच लिया। दैट मीन्स कि वहां पे एक ऑस्मोसिस हुआ। अब आप खुद सोचिए कि जब पानी निकल जाता है तो आम के टुकड़े का क्या हाल होता है, वो सिकुड़ के पतला सा हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपकी त्वचा पे क्या है, सॉल्ट की लेयर है, यानी सॉल्ट है, पसीने में सॉल्ट है,
अब आप खुद सोचिए, कोई बैक्टीरिया यदि आ जाता है, अगर आपकी स्किन पे बैठता है, तो क्या उसका बॉडी का एक्सऑस्मोसिस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बॉडी के साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म का वाटर कंटेंट बाहर की ओर निकलने लगेगा एक्सऑस्मोसिस के कारण, और बैक्टीरिया इस कारण डिहाइड्रेशन के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है, बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है। बैक्टीरिया को डैमेज किया जा रहा है और स्किन पे बैक्टीरिया आ भी जा रहा है तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ अगर आप देखें तो स्किन में एक और स्पेशल ग्लैंड है, एंड दैट स्पेशल ग्लैंड इज कॉल्ड सीबेसियस ग्लैंड, यानी कि तेलीय ग्रंथियां। इसमें से तेल का उत्पादन होता है, और उस तेल में क्या होता है? फैटी एसिड होती है और लैक्टिक एसिड और एक स्पेशल एंजाइम है, दैट इज लाइसोजाइम। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइसो माने तोड़ देना, एंजाइम जाइम के लिए, यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया के वाल को तोड़ने की क्षमता रखता है। अब ये एंजाइम भी क्या कर रहा है? उसको किल कर रहा है। बैक्टीरिया को किसी भी तरह से स्किन पे ग्रो करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है हमारा बॉडी। ओके, देन आफ्टर एक और चीज बात बता दूं आपको, मॉल्टिंग। मॉल्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प प्रोसेस है इस दुनिया की। इसमें क्या होता है? एनिमल अपनी बॉडी की एपिडर्मिस को, बाहरी लेयर को समय समय पे छोड़ देता है। जैसे आपने सुना होगा कि सांप अपना केचुआ छोड़ता है, तो सांप क्या करता है? जब वो चलता फिरता है इधर उधर, तो उसके बॉडी पे बहुत सारी चीजें चिपकते रहती हैं, प्लस उसके शरीर के अंदर का कचरा भी निकलता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी, तो उस लेयर में डिपॉजिट होता है। समय अंतराल पे, समय आने पे वो क्या करता है? अपनी ऊपर की लेयर को हटा के नीचे एक नया लेयर डेवलप कर चुका होता है, तो ऊपर की लेयर को निकाल देता है। तो उस लेयर के साथ साथ तमाम जितनी भी चीजें उस पर चिपकी हुई हैं, भले वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो या ऊपर से आया हुआ माइक्रोब्स हो या पैथोजेंस हो, वो सब उस चमड़ी के साथ साथ निकल जाते हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जो क्या कर रहा है? कीटाणुओं को बॉडी से दूर कर रहा है। तो हमारे बॉडी में भी मॉल्टिंग्स होती हैं, लेकिन हम लोग रेयरली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि दिन रात हम लोग नहाते धोते रहते हैं, तो जो छूटता है थोड़ी बहुत परत, वो ऐसे ही वॉश होके निकल जाता है। मोटी परत नहीं दिखती हमें, जैसा कि केचुए में होता है, यानी सांप में होता है जो केचुए के रूप में निकलता है। ओके, मॉल्टिंग समझ में आ गया आपको। अब आपको बात बताते हैं, आपने महसूस किया होगा, अभी मैंने जस्ट बताया कि हमारी बॉडी को स्किन कवर कर रहा है, लेकिन पॉइंट करने वाली बात थी, नोट करने वाली बात यह थी कि क्या आपके बॉडी को स्किन टोटली कवर कर रहा है, 100% कवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आपके बॉडी के कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहां पे स्किन की लेयर है ही नहीं, और मजबूरी है साहब, ये नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इस नोज पे स्किन की लेयर हो जाती तो फिर एयर एंट्री कैसे करता? कैसे हम सांस लेते हैं? कैसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता? कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म रन करता? कैसे हम जिंदा रहते हैं? इसलिए नेचर ने क्या किया? यहां पे स्किन की लेयर डेवलप नहीं की, यानी कि यहां पूरी चांस है कि हवा के साथ साथ कीटाणु हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी श्वसन नलिकाओं में प्रवेश कर जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह पे भी स्किन नहीं है, ये पूरा खुला है, यानी भोजन जब खाएंगे तो भोजन के साथ भी माइक्रोब्स, कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, यहां भी इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया। हम सुनते हैं साउंड सिग्नल के लिए हवा का कान में जाना जरूरी है। जाहिर सी बात है, कान में यदि हवा जा रही है तो वहां भी स्किन नहीं है, छिद्र है वो, पोर है वो, यानी कि वहां भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। जब भी हम लोग शौचालय जाते हैं तो हम लोग वहां पे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम जब ओपन करते हैं तो वहां भी एयर के एंट्री करने के चांसेस बनते हैं, यानी वहां भी स्किन की लेयर नहीं है। कुल मिला के ये जो मैंने पार्ट्स आपको दिखाए, ये सारे स्किन फ्री पार्ट्स हैं, यहां स्किन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना कि यहां इन्फेक्शन 100% होगा। अब इन्फेक्शन अगर वहां 100% होगा तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप डैमेज हो जाएंगे। बॉडी तो मरना नहीं चाहती है, हमारा इम्यून सिस्टम कभी हमें मरने नहीं देना चाहेगा, यानी कि वहां कोई ना कोई दूसरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होगा, और वो मैकेनिज्म है म्यूकस की मेम्ब्रेन। आपकी जहां जहां पे स्किन नहीं पाई जाती है बॉडी में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वहां पे म्यूकस की मेम्ब्रेन है, और उस म्यूकस की मेम्ब्रेन में म्यूकस ग्लैंड है, और उस म्यूकस ग्लैंड में म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। उस म्यूकस में बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज हो सकते हैं, बहुत सारा साल्ट भी होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर वहां पे साल्ट होगा, एंजाइम होगा, एंटीबॉडीज होंगी, तो क्या आपका कीटाणु टिक पाएगा? आप खुद सोचिए, आप दिन रात सांस लेते हैं,
हवा अंदर जा रही है तो अंदर जाके श्वसन नलिकाओं की दीवारों में पहुंचता होगा तो इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस। लेकिन उसकी नलिकाओं की दीवारों में म्यूकस की परत है। अब वो जो म्यूकस की परत है उसमें म्यूकस है, म्यूकस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, कीटाणुओं के साथ म्यूकस की फाइटिंग शुरू हो जाती है। म्यूकस में जो भी पदार्थ है, लाइसोजाइम है, एंटीबॉडी है या साल्ट है, वो सब कीटाणुओं को मारने की कोशिश करता है। यानी कि सांस तो हम 24 घंटा लेते हैं, भले हम सोए हो तो भी सांस लेते हैं। यानी कि रेगुलर हम जब तक मर नहीं जाते तब तक हम माइक्रोब्स को ग्रहण करते हैं। जब भी हम सांस लेंगे, छान के तो ले नहीं रहे, तो वो सब माइक्रोब्स भी अंदर आते होंगे। यानी कि 100% लगातार आपके बॉडी में म्यूकस बन रहा है। अब सवाल है कि म्यूकस अगर बनेगा बॉडी में, यानी कि लंग्स में बनेगा, तो लंग्स में एक्युमुलेट होगा। एक्युमुलेट होगा तो फिर हम सांस कैसे लेंगे, फिर हमारे ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होगा, फिर हम सरवाइव कैसे करेंगे। इसलिए जब भी हम सांस लेते हैं, इन्फेक्शन होता है, हमारा म्यूकस बनता है, तो म्यूकस जो है आपका जब लंग्स में बनता है, जब आप परपेंडिकुलर, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो वो लंग्स नीचे की ओर हैंग आउट है, लटका हुआ है, तो म्यूकस भी नीचे की ओर इकट्ठा होगा। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पे लेट जाऊंगा, मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आऊंगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि म्यूकस को ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है और आते आते वो कहां पहुंचता है, इपिग्लॉटिस में, और इपिग्लॉटिस से होते हुए आपके ग्यूलेट में यानी कि ईसोफेगस में घुस जाता है और उसे लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। यही जब आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा म्यूकस बन जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा छाती भारी हो गया है, हमें कफ हो गया है, और हम कोशिश करते हैं खांस के उसको निकालने के लिए। या रात को वो जब निकलता है तो हमारी एपिग्लोटिस के आसपास आके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण वो ठीक हो जाता है। और जब वैसा हो जाता है तो गले में फंस जाता है, तो हम लोग खांस के या हम लोग गलाला करके उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये है कारण आपका। अब सोचिए, म्यूकस बनना अच्छी बात है कि खराब बात है? मेरे नजर में अच्छी बात है, क्योंकि वो अगेंस्ट माइक्रोब्स बनाया गया है। लेकिन अगर अधिक बनेगा तो फिर प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको रेगुलरली हमें निकालना भी जरूरी है। यदि हम लगातार हर रोज एक बार नमक पानी से गलाला करें तो हमारे एपिग्लोटिस में कभी भी म्यूकस इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। और हम एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज मैकेनिज्म भी क्या करती है, हमारे एल्विलाई को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराती है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, म्यूकस जो है, जो चिपका होगा दीवारों पे, वो सरक जाएगी, और जब हम लेटेंगे तो वो फ्लो करते हुए हमारे एपिग्लोटिस से होते हुए ग्लूट में आएगी और ग्लूलेट से होते हुए लैट्रिन से बाहर निकल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म है बॉडी की। म्यूकस बनाओ, एंटीजन रोको, और फिर उस म्यूकस को बॉडी से बाहर भी निकालो अलोंग विद द एंटीजन। देखिए कितनी बेहतर प्रोटेक्शन हो रही है। इसके अलावा आपका आहार नाल में जब भी आप खाना खाएंगे, उसके अंदर भी म्यूकस की मेम्ब्रेन है। म्यूकस बहुत फायदा करता है। एक तो स्लिपरी टेक्सचर क्रिएट करता है, जिससे भोजन फिसलते हुए आसानी से पाइप से नीचे सरक जाता है। दूसरे, म्यूकस में मैंने अभी जस्ट बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे वो डिफेंस सिस्टम में वर्क कर रहा है। ओके, अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की। आपके माउथ में एक सलेवरी ग्लैंड है जो खास तौर पर पाचन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन स्लाइवा का अगर आप कंपोजिशन पढ़ेंगे तो सिर्फ उसमें अमाइलेज एंजाइम ही नहीं है जो कि स्टार्च का पाचन करेगी, उसमें और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल पदार्थ होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी आप खाना खाएंगे, जो भी आप पानी पिएंगे, अगर वो स्लाइवा में मिक्सअप हो जाता है तो स्लाइवा में मौजूद एंटीबैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, एंटीवायरल सब्सटेंस उस भोजन में, पानी में उपस्थित माइक्रोब्स को किल करेगा, यानी वहां भी वो उसको प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके अलावा आपके बॉडी में, स्टोमक में क्या मिलता है, HCl का प्रोडक्शन होता है। आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl का उत्पादन होता है। जो HCl का उत्पादन होता है वो एसिड है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके स्टोमक का पीएच HCl के सिक्रेशन के पश्चात करीबन 1 से लेकर 2 के बीच होता है। इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में क्या कोई बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएगा? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, आपके बॉडी में जन्मजात मिली है। देखिए कितनी खूबसूरत गोल्डन व्यवस्था आपको मिली है, कितनी बेहतरीन व्यवस्था मिली है जो जन्म के साथ हमें मिल रही है। इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है हमें, और ये हमारे तमाम माइक्रोब से हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है, अभी कहा जाता है कि बच्चे का जन्म होते ही उसे क्या करना चाहिए, मां का स्तनपान करना चाहिए। क्यों कहा जाता है, आपने सोचा है कभी?
क्योंकि मां का जब वो स्तनपान करेगा बच्चा, तो मां के बॉडी में जो भी दूध बन रहा है वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? बेबी के माउथ में। तो उस दूध में कोई भी माइक्रोब्स के आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बच्चा सीधे माउथ लगा के उसको सक कर रहा है, पी रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि उसके बॉडी के अंदर वो कीटाणु नहीं आ सकता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटरनल बैरियर। देखिए, लाख एक्सटर्नल बैरियर हमारे बॉडी में बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद माइक्रोब्स कहीं ना कहीं रास्ता जुगाड़ लेते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रवेश करने का। जुगाड़.com में सबसे पहला .com क्या है? जैसे आपने खाना खाया, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, तुरंत पानी पी लिया। देखिए, तुरंत पानी पीने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब सोचिए क्या नुकसान होगा। जब आप तुरंत पानी पिएंगे तो पहली बात, आपका सलाइवा भोजन में मिक्सअप अच्छे से नहीं होगा। दूसरी बात, आपका जो एसिड है, जो एसिडिक कंडीशन डेवलप कर रहा है स्टमक में, वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा पानी के साथ में। तो जब आप सलाइवा की प्रॉपर्टी को वीक कर रहे हैं पानी पी के, जब आप HCl की प्रॉपर्टी को वीक कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल रेट को बढ़ा रहे हैं ना। माइक्रोब्स जो भोजन में उपस्थित होगा, जो आया होगा भोजन के माध्यम से, उसके जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होने लगेगी। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, स्टमक को क्रॉस करते हुए आपके एलिमेंट्री कैनाल से इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, इंटेस्टाइन से फिर कहीं ब्लड में भी घुस जाएगा। तो एक चांस वहां भी है कि आपके ब्लड में वो पहुंच गया इंटरनल मीडियम में। दूसरा, कहीं आपको चोट लग गई, स्किन रप्चर कर गई, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, आपका वो कीटाणु ब्लड में प्रवेश कर जाएगा। और फिर दूसरी बात, वायरस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एजेंट है इस दुनिया का। अभी देख ही रहे हैं कोरोना वायरस ने कितना तहलका मचा रखा है और हम सब झेल रहे हैं इस परेशानी को। वायरस तो कहीं भी एंट्री कर जा रहा है, इंटरनल मीडियम में पहुंचना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब सवाल है कि जब ये बंदे इंटरनल मीडियम में पहुंच जा रहे हैं तो उनको कैसे रोका जाए। तो अब एक एक करके हम इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे इंटरनल बैरियर, हमारे चौकीदार जो है हमारे इंटरनल मीडियम में, चलो भाई वो बैठे रहते हैं कि ठीक है बाहर से आप आ गए अंदर, अब अंदर से हम आपको टिश्यू फ्लूइड में या सेल के अंदर घुसने नहीं देंगे, आपको रोकेंगे यहीं पे। तो इंटरनल बैरियर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम एक फिगर बना के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसफेरिन ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद में आपको मैं समझाता हूं कि कैसे ये ट्रांसफेरिन हमारा मदद करता है और हमें इंफेक्शन से बचाता है, या इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। देखिए क्या होता है, ट्रांसफेरिन का नाम से ही आपको समझ में आओगे, ट्रांस माने ट्रांसफर करना और फेरिन माने आयरन। देखिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। कब? जब इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे अच्छी मात्रा में आयरन कंटेंट हो। अब आप खुद सोचिए, यदि ये बैक्टीरिया, जैसा कि ये एग्जांपल, जैसे ये मैं एक ब्लड पाइप बना दे रहा हूं आपके सामने, ये आपकी ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल आप जानते हैं कि उसकी भीतरी दीवारों पे इंडोथेलियल सेल्स होती हैं। तो मैं इंडोथेलियल सेल्स की लेयर दिखा दे रहा हूं आपको, ये इस तरह से मैं बना देता हूं, एक रफ डायग्राम है ताकि आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ सके। और देखिए ये बैक्टीरिया मैं दिखा रहा हूं जो कि आपके ब्लड में यानी इंटरनल मीडिया में पहुंच चुका है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये इंडोथेलियल सेल्स को दबाते हुए इन दोनों के बीच से सिकुड़ के कहां पहुंच जाता है, टिश्यू फ्लूइड में। देखिए ये टिश्यू फ्लूइड है, यहां पे बहुत सारे आपके सेल्स हैं, ये है टिश्यू, यहां पे ये टिश्यू फ्लूइड है और ये यहां पे बैक्टीरिया आपका पहुंच गया। अब बैक्टीरिया जो यहां पे पहुंचा है इसकी क्या कोशिश होगी, इसकी कोशिश होगी कि टिश्यू फ्लूइड में जो भी ईटेबल प्रॉपर्टीज है, जो भी खाने योग्य न्यूट्रिशन है, उसको पहले खाए और अपने बच्चों की संख्या बढ़ाए, यानी अपनी प्रोजेनी डेवलप करे। इसी टिश्यू फ्लूइड में क्या होता है, फेरिक आयन भी होता है, आयरन की मात्रा होती है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आयरन की मात्रा इस टिश्यू फ्लूइड में अधिक होगी तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ जबरदस्त होगी और बैक्टीरिया जो अकेला आया होगा वो कई हजार लाख बैक्टीरिया डेवलप कर लेगा और उसके बाद फिर बड़ी तेजी के साथ किसी भी सेल को जो टिश्यू में उपलब्ध है उस सेल को इन्वेड करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि बाहर का खाना खत्म हो गया तो भैया सेल के अंदर का खाना खाएगा वो और उसके लिए सेल के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करेगा।
और घुस गया तो खाएगा, खाएगा तो फिर बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा तो फिर उसको फाड़ के फिर नए सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब हमारे सेल को इसे एंट्री करने से रोकना है, या यूं कहिए कि इस बैक्टीरिया को यहीं पे रोक देना है ग्रोथ करने से। इसके लिए हमें क्या हटाना होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया आयरन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। यदि इस फैक्टर को हम हटा देते हैं इस टिश्यू फ्लूइड में से, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया इसके डेफिशिएंसी के कारण ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और यही आपकी टिश्यू सेल्स करती है। वो क्या करती है, ट्रांसफेरिन नाम का एक प्रोटीन बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपकी जो मैं एग्जांपल एक बता देता हूं, यहां पे बड़ा सा बना के सेल, जैसे ये सेल है टिश्यू सेल, और ये क्या कर रही है, एक ट्रांसफेरिन प्रोटीन बनाती है, ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन, और इस ट्रांसफेरिन प्रोटीन को बना के टिश्यू फ्लूइड में सिक्रेट कर देती है। ये सारे सेल्स करेंगे जो भी टिश्यू फ्लूइड में होंगी। ये ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है, इस आयरन को पिकअप करता है, आयरन को पिकअप करके उसको सेल के अंदर ले आता है। ये पकड़ लिया, और यहां पे एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, उससे ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन पहले बाइंड करेगा और अंदर इंडोसाइटोज्ड हो जाएगा, यानी इंडोसाइटोसिस हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, तो इंडोसाइटोसिस हो रही है, सेल क्या कर रही है, आयरन और आपकी क्या थी ये, आपकी ट्रांसफेरिन प्रोटीन दोनों को अंदर इनगल्फ कर रही है। इंडोसाइटोसिस करने के बाद ये इंडोसोम बन जाएगा। इंडोसोम बन गया, और यहां पे क्या होती है, इंडोसोम बन गया, और यहां पे होती है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है रिडक्टेज। ये रिडक्टेज एंजाइम क्या करती है, इस आयरन को रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस करके इसको क्या बना देती है, फेरस, Fe2+, Fe2+ बन जाती है। और ये जो ट्रांसफेरिन और रिसेप्टर है उसका, ट्रांसफेरिन और उसका जो रिसेप्टर है उसे फिर से सिक्रीट कर देती है, और फिर से वो कहां चला जाता है, फिर से वह मेम्ब्रेन पे जाके रिसेप्टर चिपक जाता है, और चिपकता ही नहीं है, ट्रांसफेरिन को फिर से बाहर रिलीज कर देता है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड किया आयरन के साथ, अंदर इंडोसाइटोसिस हुई, एंड देन आफ्टर क्या हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं इंडोसोम में क्या है, आपकी एंजाइम है रिडक्टेज, वो क्या कर रही है, आपके आयरन को रिड्यूस कर रही है, Fe3+ को Fe2+ बना दिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ दिया। उसके बाद ये जो आपका ट्रांसफेरिन और रिसेप्टर है ये फ्री हो गए, आयरन को छोड़ दिया, और ये फिर से रिसाइकलिंग हो रही है, ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे चला गया और ट्रांसफेरिन बाहर चला गया। मीनवाइल ये जो Fe2+ बना है इसके दो लक्ष्य हैं, या तो ये कैरियर प्रोटीन के माध्यम से कहां स्टोर हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इसको फेरेटिन कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा और इसे कहां स्टोर कर लिया जाएगा, लाइसोसोम में। अब आप देखिए किस तरह से आपकी जो सेल्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन कर रही है। कैसे कर रही है, ट्रांसफेरिन नाम का प्रोडक्ट बना के, ट्रांसफेरिन नाम का एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन बना के, जिसमें क्षमता है कि वो आयरन को बाइंड कर सकता है, फेरिक आयन को बाइंड कर सकता है। तो जब यह सारे ट्रांसफेरिन आयरन को पकड़ पकड़ के सेल के अंदर स्टोर करा देंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो एरिया होगा आयरन डिफिशिएंट एरिया हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगी, और आयरन के अभाव में बैक्टीरिया की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि आपका अगर पैथोजन इंटरनल एनवायरनमेंट में घुस भी जा रहा है तो वहां पे भी उसको रोकने की कोशिश की गई है, उसे डैमेज करने की कोशिश की गई है ट्रांसफेरिन जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर। अब ये तो बात थी आपके बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को कैसे ट्रांसफेरिन के माध्यम से प्रोटेक्ट किया गया। मान लीजिए कि अगर वायरस हो जाए, अगर वायरल इंफेक्शन हो जाए, तो मैं एक और फिगर बनाता हूं आपको उस बात को समझाने के लिए कि यदि वायरल इंफेक्शन हो जाता है और वो वायरस यदि हमारे
कहां पे आ जाता है? टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो कैसे हमारी बॉडी उससे डील करती है, तो चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग जरा सा। मान लीजिए कि ये एक वायरस है आपके बॉडी में, आ गया है इंटरनल एनवायरनमेंट में, ये वायरस, और ये वायरस आपकी बॉडी में आ गया। ये देखिए, ये टिश्यू फ्लूइड में आ गया। और ये मान लीजिए एक सेल है टिश्यू फ्लूइड में। जाहिर सी बात है, टिश्यू है तो टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे, नेबरिंग सेल्स, कई सारे सेल्स होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये वायरस जो है एक सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपको बता दूं, वायरस को प्रवेश करने से सेल पहले नहीं रोक पाएगी। जिस सेल में वायरस घुस गया वो क्या हो जाएगा? वायरल इन्फेक्टेड सेल कहलाएगा। अब इस सेल को मरना है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये वायरली इन्फेक्टेड हो चुका है। वायरस इसकी सारी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, उसके सारे रेप्लिकेशन सिस्टम को, ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को, ट्रांसलेशन सिस्टम को हाईजैक करके अपने प्रोजनी के लिए उसका इस्तेमाल करेगा और अपने वायरल प्रोजनी बढ़ा के अपनी संतान की उत्पत्ति करेगा। और इस सेल को फाड़ कर इसके बच्चे निकलेंगे और आसपास के फिर से दूसरे सेल्स जो हैं उनके अंदर प्रवेश करके उनको भी नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल है कि इस तरह से यदि वायरस करता रहा तो हमारा सारा सेल मर जाएगा, और सेल मर जाएंगे तो टिश्यू खत्म, टिश्यू खत्म तो ऑर्गन खत्म, ऑर्गन खत्म तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गेनिज्म खत्म। क्योंकि भाई हमारा तो निर्माण सेल से शुरू हुआ है और यहां तो हमारी बेस ही को डैमेज किया जा रहा है, सेल को ही डैमेज किया जा रहा है। सेल से मिलकर टिश्यू बना है, सेल नहीं रहेगा तो टिश्यू कैसे रहेगा, और टिश्यू नहीं तो ऑर्गन कैसे बनेगा, ऑर्गन नहीं तो फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे, और जब ऑर्गन सिस्टम ही डैमेज होने लगेंगे तो इस ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होगा। तो यहां पे इसे रोकना बहुत जरूरी है। अब सवाल है इसको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आइए मैं एक छोटा सा आपको बताता हूं आइडिया, या आपके इसके मैकेनिज्म के बारे में बताता हूं कि कैसे हमारी सेल वायरस से अपने आप को बचाती है। तो देखिए, ये जो इन्फेक्टेड वायरल इन्फेक्टेड सेल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। देखिए, हमारे समाज में बड़ी दिक्कत हो सकती है कि हमारे पड़ोसी की आग लगी है तो हम चुपचाप बैठे हुए हैं घर के अंदर, हम उसकी आग बुझाने में मदद नहीं करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना डर होता है कि हम जलना है। लेकिन आपके बॉडी में ऐसा नहीं होता है। आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, एक कोऑपरेटिव मैनर में वर्क करते हैं, वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तालमेल के साथ वर्क करते हैं। अब यहां पे भी वही तालमेल होने वाला है। यहां पे देखिए, एक सेल जो है वायरली इन्फेक्टेड हो रही है, इसको तो कंफर्म हो चुका है कि इसकी डेथ होनी है। इसी दौरान वो क्या करती है, इसी दौरान ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और उसे क्या करती है, अपने टिश्यू फ्लूइड में, आसपास के वातावरण में उसे सिक्रीट कर देती है। अब ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंटरफेरॉन, इसका नाम है इंटरफेरॉन। ये जो इंटरफेरॉन है आपका, जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सिक्रीट किया गया है, स्रावित किया गया है, इस प्रोटीन के प्रति रिसेप्टर प्रोटीन होता है आपके पड़ोसी सेल्स के पास। उनके मेम्ब्रेन पे इंटरफेरॉन के लिए एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, एक प्रकार का रिसेप्टर प्रोटीन होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने छत पे एंटीना लगा रखा है तो सिग्नल तो पकड़ेगा ही, और जब सिग्नल पकड़ेगा तो टीवी में चैनल चलेगा ही, चैनल चलेगा तो आप समझ सकते हैं सीरियल आएगा, सीरियल आएगा तो आपका मनोरंजन होगा। तो यहां पे भी जो रिसेप्टर लगे हुए हैं पड़ोसी सेल्स के पास वो एंटीना ही है, और जो सिग्नल है वो ये है इंटरफेरॉन। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल। और ये क्या है, एंटीना, रिसेप्टर। ये क्या है, इंटरफेरॉन रिसेप्टर। ये इंटरफेरॉन रिसेप्टर जो है इस पे जाके सिग्नल मॉलिक्यूल जो है आपकी बाइंड कर जाएगी। जैसे ये देखिए, मैं दिखा दे रहा हूं, ये सिग्नल मॉलिक्यूल यहां बाइंड कर गई, ये देख सकते हैं आप। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगी, मैंने एंटीना का एग्जांपल लिया, अभी छत पे एंटीना लगा है आपका, और सिग्नल आके एंटीना से इंटरेक्ट करेगा तो वो सिग्नल टीवी तक चला जाएगा। तो जैसे ही रिसेप्टर पे ये सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है, अंदर सिग्नल जाती है और इन
पड़ोसी सेल्स को यह जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार का वायरस का अटैक हुआ है और उसको कैसे रोका जाए। उसके खिलाफ ये लोग क्या करती हैं, एंटीवायरल सब्सटेंस बना लेती है। एंटीवायरल सब्सटेंस का फॉर्मेशन ये लोग कर लेती हैं। आफ्टर गेनिंग सिग्नल, सूचना प्राप्त होने के पश्चात ये लोग एंटीवायरल सब्सटेंस बना लेंगे। ये बन गया एंटीवायरल सब्सटेंस। तो ये जो एंटीवायरल सब्सटेंस बना, इसका उपयोग जाहिर सी बात है कि वायरस के अगेंस्ट किया जाएगा। अब ये जो वायरस इस सेल के अंदर एंट्री किया, इसको इसकी जानकारी ही नहीं है कि इसके बारे में सूचना बाहर दिया जा चुका है और बाहर के पड़ोसी सेल्स ने उसके खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए हथियार बना के रखा है, इसकी जानकारी नहीं है। अब ये वायरस सोचता है कि मैं अपने बच्चों के साथ इस सेल को फाड़ के अब पूरे बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और कब्जा करेंगे, लेकिन उसकी ये मंशा कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे ही यहां से बहुत सारे वायरल प्रोजनी बाहर निकलेंगे, यह वायरल प्रोजनी को ये जो एंटीवायरल सब्सटेंस है वो उसे रोक देगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से क्या हुआ कि आपके बॉडी ने, आपके सेल ने क्या किया, इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन बनाकर अपने पड़ोसी सेल्स को सिग्नल दिया और उन्होंने एंटीवायरल सब्सटेंस बना लिया अपने प्रोटेक्शन में। तो इस तरह से ये सब इंटरनल मैकेनिज्म है, ये सब सेल के लेवल पे हो रहा है आपका। इसके अलावा आपके बॉडी में एनके सेल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स। देखिए नाम से ही पता चलता है, प्राकृतिक खूनी, किलर, किल करने वाली है। यानी कि इसकी जब जन्म होता है, एनके सेल्स की जब उत्पत्ति होती है बोन मैरो में से, वहीं पे इसको डाटा फीड कर दिया जाता है, इसको ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको माइक्रोब्स और फॉरेन पार्टिकल्स आइडेंटिफाई करके किल करना है। आपके जीवन का लक्ष्य यही है, इसलिए इसका नाम भी एनके सेल हम लोग कहते हैं, नेचुरल किलर सेल। अब ये सेल क्या करती है, जाहिर सी बात है कि इसको सिग्नल मिलेगा तो तुरंत वो इन्फेक्टेड एरिया में जाएगी और कीटाणुओं का खात्मा करेगी, उनको किल कर देगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स भी हैं। इवन देखिए एनके सेल की एक और खास बात है, ये बिना मदद के किसी भी तनाव में रहने वाले सेल्स का पता लगा सकती है। जैसे तनाव मतलब स्ट्रेस्ड सेल। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा जो है बीमार है, तो आप देख सकते हैं कि 10 में 9 बच्चों का चेहरा खिला होगा, लेकिन 10वें बच्चे का जो बीमार है उसका चेहरा उतरा होगा, उसके दिमाग में कुछ स्ट्रेस होगी, तनाव होगा। टीचर तो आसानी से पहचान लेगा उसे ना, पूछेगा बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार तो नहीं हो, चेहरा उतरा है तुम्हारा। जब आपके टीचर के पास ये क्षमता हो सकती है कि वो स्ट्रेस्ड स्टूडेंट को पता कर सकता है, पहचान सकता है, आपके एनके सेल के पास भी ये कैपेसिटी है। वो आपके बॉडी में, ब्लड में जब घूमता है तो वह पता लगाते रहता है कि कौन सी सेल हमारे बॉडी की स्ट्रेस कंडीशन में है। अब याद रखिए स्ट्रेस कंडीशन में वही होता है जो इन्फेक्टेड है। अब वो बच्चा बीमार है तभी तो स्ट्रेस कंडीशन में। बीमार क्यों है? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, फॉरेन एंटीजन्स उसमें घुस गए, फॉरेन पार्टिकल्स। वैसे ही आपके बॉडी में अगर कोई सेल का इन्फेक्शन हो गया, सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सेल स्ट्रेस कंडीशन में होगी, और जब स्ट्रेस कंडीशन में होगी तो एनके सेल उसे रिकॉग्नाइज करके तुरंत उस कीटाणु को नष्ट करेगा और बचाने की कोशिश करेगा। न्यूट्रोफिल्स भी बेहतरीन है, ये सब भी जो है कीटाणुओं को इंगल्फ करती हैं, उन्हें नष्ट करने में पूरी सहायता करती हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है और वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो सेल होती है ये आपकी छोटी सेल होती है और ये ब्लड पाइप में घूमते रहती है। इसका जो न्यूक्लियस है छोटा सा बिन शेप का होता है। यह मोनोसाइट जो है ये सिग्नल का वेट करती है। जैसे ही आपके इन्फेक्टेड टिश्यू से कोई सिग्नल जाएगा, जैसे जैसे ये मान लीजिए कि इन्फेक्टेड सेल है, तो यहां से ये जो इंटरफेरॉन निकला, इसी तरह से लिम्फोकाइंस भी निकलते हैं। लिम्फोकाइंस निकलेंगे तो वो कहां चला जाएगा? ब्लड पाइप में। और ब्लड पाइप में कौन होगा आपका? घूम रहा है, मैंने जस्ट आपको बताया, मोनोसाइट सर्कुलेट कर रहा है ब्लड में। ये मोनोसाइट इस सिग्नल को गेन करता है और इन्फेक्टेड एरिया में ये पहुंच जाता है। इन्फेक्टेड एरिया में ये जैसे ही पहुंचेगा मोनोसाइट, अब वो क्या करेगा, यहाँ के वायरस हो, यहाँ आपका बैक्टीरिया है, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड सेल है, यहाँ पे कोई डेड सेल है, उन सबको खाना शुरू कर देता है, निगलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये उनको खाता है, निगलता है, जाहिर सी बात है कीटाणु खत्म हो रहे हैं,
जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में जो सेल्स मर गई थी उसकी डेड बॉडी खत्म हो रही है, इन्फेक्टेड सेल नष्ट कर दिए जा रहे हैं, तो बॉडी को ठीक किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान एक मैकेनिज्म तो हो रही है ना कि आपकी मैक्रोफेज लगातार खा रही है, तो जैसे जैसे वो खाती है मोनोसाइट वो बड़ा साइज होने लगती है, तो उसका नाम पड़ जाता है मैक्रोफेज। अब देखिए आपको मैंने जस्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि गंगा नदी है, वो गंगोत्री से निकलती है हिमालय में, है ना, तो गंगोत्री से वो नदी निकलती है, वो नदी गंगोत्री से होते हुए दिल्ली, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। अब आप खुद सोचिए, जहां जहां से जिस जिस एरिया से ये नदी गुजरती है उस एरिया का कल्याण करती होगी, वहां के रहने वाली जमीन, वहां पे जो जमीन है उनको उपजाऊ बना देती होगी, वहां के रहने वाले लोगों को फसल की उत्पत्ति होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो खाएंगे पिएंगे और सुकून महसूस करेंगे। तो आप खुद सोचिए, जब कोई नदी आपको सुविधा दे रही है, आपको जीने के लिए व्यवस्था दे रही है, तो आप उस नदी को पूजेंगे या उसके प्रति मतलब प्रकट करेंगे, कृतज्ञ प्रकट करेंगे? तो आप खुद सोचिए, उसका कोई ना कोई तो नाम रखेंगे क्या? वैसे ही लोकल नेम रख दिया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो ये नदी गंगोत्री से चली और बंगाल की खाड़ी में घुसी, अब हो सकता है कि जिस जिस रास्ते से गुजरे वहां के लोगों ने उसके कार्य के आधार पर उसका कुछ स्पेशल नाम रख दिया, पूजना शुरू कर दिया उसको। वैसे ही आपका मोनोसाइट आपके डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जब पहुंचता है और आपकी प्रोटेक्शन करता है, तो वहां के सेल्स उसको पूजते हैं, वहां के सेल्स उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि वहां पे उसका अलग नाम है, पुकारते नहीं है, जस्ट इट इज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूं कि उसको पूजते हैं, पुकारते हैं, वहां पे उसका अलग नाम है, लेकिन है वो मोनोसाइट ही जो जाके वहां पे मैक्रोफेज का रूप धारण करके वहां प्रोटेक्शन कर रही है। वहां उसका नाम अलग है, उस टिश्यू में, उस ऑर्गन में उसका नाम अलग हो गया। जैसे आप देखिए, वो अगर स्किन में आ जाती है तो वहां पे उसको हिस्टियोसाइट्स कहा जाता है, अगर वह लिवर में आ जाती है तो उसको कुफेर सेल्स कहा जाता है, यदि वह लंग्स में है तो वहां एल्वेलर मैक्रोफेज, यदि वो ब्रेन में है तो उसको माइक्रोग्लिया। तो एक के अनेक नाम है, लेकिन काम एक ही है, कीटाणुओं से फाइट करना और बॉडी की प्रोटेक्शन करना। तो मोनोसाइट इस तरह से आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आज आपने क्या देखा, आज का वीडियो जो हमने लेक्चर दिया, इसमें आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने एक पार्ट ये देख लिया, इननेट, इनबॉर्न, इनहेरेंट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कैसे ये सारी व्यवस्थाएं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, और ये सब हमें बाय बर्थ मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा एडेप्टिव, एक्वायर्ड या नॉन इनहेरेंट या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम लर्न करेगी, सीखेगी, एंटीजन से डायरेक्ट इनकाउंटरिंग होगा और उसको अंडरस्टैंड करेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी और उसको किल करके हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ आज यही इतना ही तक रखता हूं, और अगले लेक्चर में आपको मैं एडेप्टिव, एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में डिटेल बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।